हेलो एवरीवन, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद साहू है। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूं और मैं आप लोग के सामने आप लोगों का एक सब्जेक्ट एमएससी में जो फर्स्ट ईयर में है, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, इनकी वीडियोस आपके सामने लाने वाला हूं। क्लियर? तो ध्यान से देखते रहिएगा और वीडियोस को जहां पे आपको जरूरत पड़े पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए और फिर आगे बढ़िए। ठीक? आपके बेसिकली इस पेपर या इस सब्जेक्ट की बात की जाए तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहला है नर्सिंग रिसर्च, सेकंड इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स पार्ट हम कवर करने वाले हैं आप लोगों के साथ में। तो हम सबसे पहले समझते हैं स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। देखते हैं जी, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। मीनिंग एक बार डेफिनेशन या फिर मीनिंग जो है पढ़ लेते हैं और फिर समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है? बेसिकली स्टडी तीन चीजों का, टेक्निक का, प्रोसीजर का। किस चीज का? कलेक्ट करने का, क्लासिफाई, समराइजिंग, एनालाइज, इंटरप्रिटेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। तो यहां पे कुछ बातें समझ में आ गई कि आपके डेटा होने चाहिए न्यूमेरिकल। क्वालिटेटिव बेसिस पर अगर आपके पास कोई डेटा है तो उसको आप स्टैट्स में इंक्लूड नहीं कर सकते। क्लियर? अगर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा क्योंकि उसी एग्जांपल के थ्रू आउट आज की वीडियो में आप लोग को पूरा समझाने वाला हूं। केवल एक एग्जांपल, सारी चीजें आज वही कवर होने वाली। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा। ऐसा हुआ कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब मोदी गवर्नमेंट ने हमारे स्टेट गवर्नमेंट को, छत्तीसगढ़ स्टेट की गवर्नमेंट को बोला कि साहब आप हमको कोरोना से रिलेटेड आप हमको अपना स्टेटस प्रोवाइड कीजिए। मोदी गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को ये बोला है कि आप हमको कोरोना का स्टेटस प्रोवाइड कीजिए। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या करने वाली है? सबसे पहले वो क्या करेगा? ब्लड सैंपल या फिर जो भी सैंपल जरूरी है उसको कलेक्ट करेगा। सेकंड चीज, सारे सैंपल्स को डिस्ट्रिक्ट वाइज या मैं बोलूं एरिया वाइज उनको ऑर्गेनाइज करेगा। उसके बाद जब ये जो ऑर्गेनाइज्ड डेटा है उसको भेजना है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजने के लिए आपको उसको प्रॉपर वे पे प्रेजेंट करना जरूरी होगा, अदरवाइज देयर विल बी चांसेस ऑफ कंफ्यूजन। तो बेटर क्या है, उसको प्रॉपरली आप एक प्रेजेंटेशन बनाइए, प्रेजेंट उसको प्रॉपरली ढंग से करिए। नेक्स्ट आ जाता है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको एनालाइज करेगी या बोलिए टेस्टिंग करेगी, उनको चेक करेगी। ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट करे ये जरूरी नहीं है, ये काम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी कर सकती है। और उसके बाद उसका कंक्लूजन या इसको बोलिए उसका रिजल्ट निकालेगी। तो ये 5 प्रोसेस हो गए। क्या? सैंपल कलेक्ट कीजिए, एरिया वाइज उनको ऑर्गेनाइज कीजिए, प्रॉपरली प्रेजेंट कीजिए ताकि उनमें डिफरेंस क्रिएट किया जा सके, फिर उनकी टेस्टिंग कीजिए, प्रोसेस अपनाइए और एनालाइज कीजिए, लास्ट में उसका रिजल्ट जानिए। मेरे बच्चों बड़े ध्यान से, बस यही होता है स्टैटिस्टिक्स। आपको बिल्कुल भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये एग्जाम्पल और ये प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये मान के चलिए मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपको स्टैटिस्टिक्स के यहीं से मिलेंगे। और होता कैसे है, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं COPAI, कोपाई। शॉर्ट में कोपाई। C मतलब कलेक्शन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन, A फॉर एनालिसिस एंड I फॉर इंटरप्रिटेशन। और स्टैट्स का अल्टीमेटली मतलब यही होता है। स्टैट्स मतलब क्या होता है? जब आपके पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन से कोई रिजल्ट या फिर आउटकम आपको डिराइव करना है, तो इसके लिए अपनाया जाने वाला मेथड स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। क्लियर है? हाँ, मैं कुछ चीजों को अभी ओवरऑल बेसिस पे बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओ। जब हम उसको टॉपिक वाइज रीड करना, स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम ईच एंड एवरीथिंग को डिस्क्राइब्ड वे पे एक्सपैंड करके आराम से पढ़ेंगे। तो आज आप जो इंट्रोडक्शन की क्लास है उसमें आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि स्टैट्स होता क्या है, क्यों है, कहां से होता है, इसकी बेसिक टर्म्स क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्लियर है मेरी बात? अगर ये समझ में आ गया तो चलिए जरा देखते हैं डेफिनेशन क्या बनता है।
डेफिनेशन को अब दोबारा आराम से आप रीड कीजिए, उसके बाद आपको क्लैरिफिकेशन समझ में आ जाएगा। स्टैट्स क्या है? बेसिकली स्टडी है। किस चीज का? टेक्निक एंड प्रोसीजर का। तो टेक्निक एंड प्रोसीजर किन चीजों के लिए अप्लाई किया जाएगा? न्यूमेरिकल डेटा के लिए। या मैं सिंपली बोलूं, अगर कोई चीज न्यूमेरिकली प्रेजेंटेड नहीं है तो वो स्टैट्स में इंक्लूड भी नहीं हो पाएगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं मेरे पापा हर महीने मुझे 5,000 रुपए पैसे देते हैं, तो इससे स्टैटिस्टिक्स या स्टैट्स कैसे डिराइव करेंगे? ऑन एन एवरेज डीपीएस, दुर्गा प्रसाद साहू डीपीएस विल रिसीव 5,000 फ्रॉम हिज फादर। अब मैं बोलता हूं मेरी मम्मी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, पापा से ज्यादा प्यार करती है। अब इसका स्टैट्स कैसे बनाओगे आप लोग? या मैं बोलूं इसको न्यूमेरिकली कैसे प्रेजेंट करोगे? तो सिंपल सी बात है, जो चीजें न्यूमेरिकली प्रेजेंट हो सकती है क्वांटिटेटिव बेसिस पे, उसका बस स्टैट्स पॉसिबल है, बाकी चीजों का स्टैट्स पॉसिबल नहीं है। क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। क्रॉक्सटन एंड काउडिन ने क्या बोला था, क्या डेफिनेशन दिया था? वही डेफिनेशन दिया था जो मैंने अभी आपको समझाया। स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक साइंस है। किस चीज का? कोपाई का। अब कोपाई मतलब एक बार दोबारा बता दीजिए। C फॉर कलेक्शन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन, A फॉर एनालिसिस, I फॉर इंटरप्रिटेशन। बस इतनी सी बात। मीनिंग, जब आप स्टैट्स की मीनिंग निकालेंगे तो तीन चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले न्यूमेरिकल फैक्ट, दूसरी चीज क्या है? उस न्यूमेरिकल फैक्ट का मेथड्स, उस मेथड से, जिन मेथड से हम रिजल्ट जानना चाहते हैं, और चौथा उसकी समरी बोलो या उसका कंक्लूजन बोलो। तो फैक्ट, उसके मेथड्स और उसकी समरी, ये तीन चीज मिला के बन जाता है क्या? स्टैटिस्टिक्स। शॉर्ट में हम इसको स्टैट्स बोला करेंगे। क्लियर मेरी बात? चलिए थोड़ा आगे समझिए। इसको पढ़ने के दो सेंसेस हैं, समझने के दो सेंसेस हैं। पहला सेंस क्या बोलता है? प्लूरल सेंस। दूसरा सेंस बोलता है सिंगुलर सेंस। जब प्लूरल सेंस की बात चलती है तो हम केवल किसी डेटा के बारे में बात कर रहे होते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, रॉ डेटा होते हैं, उनकी बात कर रहे होते हैं। उन डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाए, कैसे उनका प्रोसेस किया जाए। और जब सिंगुलर सेंस की बात करते हैं तो यहां पे जो आपके पास डेटा है उनका प्रोसेसिंग में क्या क्या आ जाएगा? COPAI, उनकी प्रोसेसिंग के बारे में बात चलती है सिंगुलर सेंस में। डेफिनेशन आप स्क्रीन पे आराम से पढ़िए, आराम से समझिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में या किसी भी थ्रू मुझ तक पहुंचा दीजिए। क्लियर है? चलिए मैं आगे चल रहा हूं बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैट्स इन प्लूरल सेंस, उनकी विशेषताएं क्या है? प्लूरल सेंस में हमने बोला था हम किसी डेटा या ऑर्गेनाइज्ड या किसी अनऑर्गेनाइज्ड डेटा इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो वहां पे प्लूरल सेंस में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे? सबसे पहले ये होने चाहिए न्यूमेरिकली नंबर्स में प्रेजेंट होने चाहिए। सेकेंड चीज, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। ये कैसे चेंज हो जाते हैं? मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, डिफरेंट रीजन की वजह से आपके द्वारा गैदर किए गए डेटा चेंज हो सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा अभी आप बताइए, अभी हम मेडिकल फील्ड की बात करते हैं। जब कोरोना का इफेक्ट या फिर कोरोना पेंडेमिक नहीं हुआ था तो हमको उतने ज्यादा केसेस या बीमारियों के उतने ज्यादा केसेस नजर नहीं आ रहे थे। जैसे ही कोरोना ने अटैक किया, अब हमारे हॉस्पिटल में जो बेड्स हैं वो ज्यादा फिल होने लगे। हॉस्पिटल को ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ी क्योंकि वो स्प्रेड हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो जो रीजंस हैं, ढेर सारे रीजन हैं, आपके स्टैट्स के जो डेटा है वो उसके हिसाब से वेरिएशन उनमें आ जाएगा। क्लियर? पहले हॉस्पिटल में नॉर्मल ट्रीटमेंट की जाती थी, ना फिर हमको ग्लव्स की जरूरत थी, ना मास्क की जरूरत थी, और ना ही किसी चीजों को उतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। बट कोरोना पेंडेमिक की वजह से आपके पास ढेर सारे इक्विपमेंट्स या ढेर सारे नए टेक्निक्स आपको अडॉप्ट करने पड़ रहे हैं। तो ये चीजें कैसी हो रही हैं? मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। क्लियर है मेरी बात? आगे सुनिए, इनको एक दूसरे के रिलेशन के साथ रखना पड़ेगा ताकि आप उसको आराम से कंपेयर कर सको। अब मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको एक डायबिटिक पेशेंट, एक ग्रुप है डायबिटिक पेशेंट का और एक ग्रुप है नॉर्मल हेल्दी पर्सन का, कोरोना टेस्ट अगर उसमें किया जाए तो आपको क्या लगता है ज्यादा चांसेस कहां से डिराइव होंगे? डायबिटिक पेशेंट के ग्रुप से। वो ज्यादा सेंसिटिव है। तो इनको एक दूसरे के कंपैरिजन में आपको रखना पड़ेगा ताकि आपका रिजल्ट या आपका जो कंक्लूजन है वो प्रॉपर वे पे आ सके। और इसको कलेक्ट कैसे किया जाएगा? ध्यान से देखना, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। रैंडमली या फिर आगे पीछे करके आपका काम स्टैट्स में नहीं चल पाएगा। आपको एक प्रॉपर एक्यूरेसी का लेवल
या कि प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपके पास जो डेटा है वो जेन्युइन आ सके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड पर्पस। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको क्या बोला था कि हमारा पर्पस क्या है, कोरोना के बारे में स्टेटस जानना। तो हमारा पहले से ये पर्पस डिटरमाइंड होना चाहिए, पहले से नोन होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, किस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है इन अ सिस्टमैटिक मैनर। इन अ सिस्टमैटिक मैनर, अब आप मुझे बताइए किसी भी रैंडम पर्सन को अगर आप कोरोना के लिए कोरोना का जो सैंपल है उसको कलेक्ट करने के भेजेंगे, क्या वो सिस्टमैटिक मैनर या प्रॉपर मैनर से वो कलेक्ट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। आप वेल एजुकेटेड हो उस मामले में, तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल पर्सन से ज्यादा अच्छा आप परफॉर्म कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपके डेटा गैदरिंग का जो प्रोसेस है, आप जो डेटा कलेक्ट करने वाले हो, इकट्ठा करने वाले हो, उसका एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर होना ही चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, समझते हैं अब बारी बारी सारी चीजों को समझते हैं। हमने बात की थी कोपाय का, कोपाय एक बार फिर से सुन लेंगे। व्हाट इज कोपाय? सी फॉर कलेक्शन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, पी फॉर प्रेजेंटेशन, ए फॉर एनालिसिस एंड आई फॉर इंटरप्रिटेशन। समझते हैं क्या होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा ये आपका सबसे फर्स्ट स्टेप होगा और इसके लिए आपको काफी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। केयरफुली आपको डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उन्हीं डेटा से आप रिजल्ट फॉर्म करने वाले। तो जो भी रिजल्ट आप फॉर्म करोगे उसके लिए जो गैदर्ड डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो काफी केयरफुली आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है? आपको ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है। किसी भी डिसीज के अगर आप चाहते हैं कि ढेर सारे लोगों में से चेक करना चाहते हैं कि कहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है, कहां पे प्रॉब्लम कम है, तो वहां से आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ मेथड होता है, बेसिकली दो मेथड मेजरली अप्लाई किए जाते हैं। फर्स्ट इज सैंपल मेथड एंड दूसरा है सेंसस मेथड। सेंसस मेथड मतलब होता है कि अगर आपको 100 लोगों को के बारे में, या किसी विलेज में 100 लोग हैं, उन 100 लोगों के बारे में अगर आपको जानना है कि उनके हेल्थ में क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो पूरे 100 लोगों की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं सैंपल की, तो सैंपल मेथड में क्या करना है? 100 लोग हैं और मान लीजिए हर फैमिली में 5-5 लोग हैं, तो 5-5 लोग हैं तो टोटल फैमिली होगी 20। तो आपको 20 सैंपल कलेक्ट करने पड़ेंगे। हर फैमिली से एक एक पर्सन को आप उठा लीजिए और उसके हिसाब से आप एक रिजल्ट फॉर्म कर सकते हैं कि हाँ जी 20 में से 10 फैमिली में कोरोना पाया गया, तो ये मान लीजिए कि उस 10 फैमिली के सारे लोगों में कोरोना है, क्योंकि ये तो स्प्रेड होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पे दो मेथड होते हैं, सैंपल और सेंसस। क्लियर? उसके बाद उन डेटा को भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। अब ये की टर्म्स जो है आपको नए लग रहे होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। डोंट वरी, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी हम इन सारी चीजों को अलग अलग टॉपिक्स में डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना याद रखिए, कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब पॉपुलेशन में से जो पूरा एग्रीगेट है उसमें से कुछ डेटा को कलेक्ट कर लेना फॉर द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आप उसको स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने वाले हैं, रिजल्ट जानने वाले हैं, आउटकम को वहां से फाइंड आउट करने वाले हैं। क्लियर? सेकेंड चीज, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कीजिए। मैंने क्या बोला था कि छत्तीसगढ़ स्टेट्स में अगर कोरोना के लिए हमको टेस्टिंग करनी है तो वहां पे मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज, एरिया वाइज या फिर कैटेगरी वाइज कि मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बूढ़ा है, उसके हिसाब से उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लूंगा। ऑर्गेनाइज करने से क्या फायदा होगा कि पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये कैटेगरी ज्यादा इफेक्टेड है, ये कैटेगरी में ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो मैं उसके हिसाब से अपना कंक्लूजन फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट आ जाइए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ऐसा होता है बेटा कि आपने जो डेटा कलेक्ट किए हैं वो सबके अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए काफी नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है ना कि हम डेटा को नहीं उनके पिक्चर्स से या उनके डायग्राम से बहुत अच्छे समझ पाते हैं। अगर मैं एक छोटा सा आपके सामने डायग्राम बनाऊं कुछ इस तरह से, ये अब इससे आप बता सकते हैं ये फर्स्ट ईयर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो हमको ये चीज समझ में आ रही है कि हाँ जी कोई चीज तो इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से आपने जो डेटा गैदर किए हैं उसको प्रेजेंट करना प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहलाएगा। क्लियर? आगे सुनिए, एनालाइज करना। अब बारी आती है उसको एक्चुअल में रिजल्ट फाइंड आउट करने की, एक्चुअल में उसको चेक करने की। तो हम एनालाइज का जो प्रोसेस होता है उसमें डेटा को फिल्टर करने की कोशिश करते हैं, उस डेटा से रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं।
उसको हम बोलेंगे एनालिसिस ऑफ डेटा। लास्ट है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब किसी चीज का कंक्लूजन निकाल लेना, कंक्लूजन बोलो या रिजल्ट बोलो। क्लियर? तो मैं बार बार आपको क्या बोल रहा हूं, हमारा स्टैट्स मतलब होता है कोपाई, COPAI। क्लियर? जब हम बात कर रहे थे एनालिसिस का, तो यहां पे आपके ढेर सारे मेथड या टूल यूज किए जाते हैं जिससे रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। टूल या रिजल्ट क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली आते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। हो सकता है आपने इन तीनों चीजों को, इन सारी चीजों को जूनियर क्लासेस में या फिर कहीं और से सुना या पढ़ा होगा। क्लियर? इन्हीं को हम बाद में वर्कआउट करने वाले हैं। डिस्पर्सन मेथड यूज करने वाले, कोरिलेशन, रिग्रेशन। इससे क्या पता चलेगा, हमारे डेटा को हम फिल्टर कर लेंगे या उसको किसी पर्टिकुलर रिजल्ट में फॉर्म कर लेंगे। अब रिजल्ट में फॉर्म करने के बाद उसका करना है इंटरप्रिटेशन। उन रिजल्ट को जानना है कि बेसिकली हमारा रिजल्ट बोलता क्या है, हमारा रिजल्ट हमको एक्सप्रेस क्या करता है, इसको हम बोलेंगे इंटरप्रिटेशन। क्लियर है? थोड़ा सा वीडियो हो सकता है फास्ट हो सकती है, बट क्या करना आप लोग, वीडियो अगर आपको लगती है कि फास्ट है या कहीं पर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो पॉज कीजिए, दोबारा देखिए और उसके नोट्स प्रिपेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि आपका नोट्स जो बनने वाला है वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्लियर? आगे चलते हैं, देखते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है। बायोस्टैटिस्टिक्स, और बेसिकली आपको इसी से मतलब, तो बायोस्टैटिस्टिक्स को पहले बायोमेट्रिक्स बोला जाता था। बायोमेट्रिक्स मतलब, बायो मतलब होता है लाइफ, मैट्रिक्स मतलब होता है मेजरमेंट या उसको एनालाइज करना। अब उसको बोला जाता है बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोमेट्रिक्स बेसिकली कंसर्न करता है किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ। और जब बायोस्टैटिस्टिक्स की बात की जाती है तो हम किसी ढेर सारे ग्रुप ऑफ पर्सन या किसी पॉपुलेशन में जो बायो या फिर मैं बोलूं उसके हेल्थ से रिलेटेड जो चीजें हमको आउटकम जाननी है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है बायोस्टैटिस्टिक्स। डेफिनेशन या मीनिंग एक बार देख लेंगे। बेसिकली क्या है बायोस्टैटिस्टिक्स? ये है टेक्निक है स्टडी का, किस चीज के लिए? बायोलॉजिकल फिनोमिना, एपिडेमोलॉजी, बायोलॉजी, मेडिकल, जेनेटिक्स, इन सब में। या इसको ऐसे समझ लीजिए, इन सारे फील्ड्स में अगर आप स्टैट्स अप्लाई करते हैं तो उसको आप बोल देते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। सिंपल सी बात। क्लियर? चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये तो रिपीटेटिव नेचर का है, आपने ऑलरेडी अभी पढ़ रखा है। फर्स्ट पॉइंट देखिए जरा, स्टैट शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। पहले ही बात कर चुके हैं कि स्टैट्स कैसा होना चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा, क्वालिटेटिव बेसिस पे नहीं हो सकता, क्वांटिटेटिव बेसिस पे ही होगा। अगला है, ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं, उनमें जो फैक्ट्स है, उनमें जो बेसिक कॉमन फैक्टर है उनका एग्रीगेट होता है। क्लियर? सेकंड, थर्ड थिंग, ये मार्केट या फिर किसी भी दूसरी रीजन की वजह से चेंज हो सकते हैं। स्टैट्स से आप रिजल्ट निकालते हैं, बट कभी भी स्टैट्स का रिजल्ट 100% एक्यूरेट नहीं होता। क्लियर? उसमें वेरिएशंस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं। इसी को हम बोलते हैं मल्टीसिप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपका मैनर या फिर आपका जो एक्यूरेसी का लेवल है वो कम है या फिर आपने सही ढंग से उसको कलेक्ट नहीं किया तो वो आपके डेटा को इंटरप्रिटेट सही ढंग से नहीं कर पाएगा, उसको मिसलीड कर देगा, मिसगाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन का ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है तो उसके लिए कोई नर्स या कोई डॉक्टर इज एप्रोप्रिएट पर्सन। रैंडमली कोई भी आदमी किसी का ब्लड सैंपल ले तो आप उस डेटा को जेन्युइन या फिर एक्यूरेट नहीं मान पाओगे। क्लियर? नेक्स्ट है, स्टैटिस्टिक्स आर एन्यूमरेटेड, एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। हम इसी के बारे में बात कर रहे थे अभी कि स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा क्या कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो सही है, और जो सही डेटा है वही आपके सही इंफॉर्मेशन या सही रिजल्ट के लिए काम में आने वाला है। गलत डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि हमारा रिजल्ट एक्यूरेट या फिर जो जिस पर्पस के लिए हमने उसको डेटा कलेक्ट किया है वो पर्पस फुलफिल हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, ये एक दूसरे के रिलेशन में रखा जाना चाहिए। क्यों रखा जाना चाहिए? ताकि उनका प्रॉपरली कंपैरिजन हो सके। क्लियर है मेरी बात? इसीलिए बोला गया कि डेटा को एक दूसरे के रिलेशन में आसपास रखा जाना चाहिए कंपैरिजन के पर्पस से। नेक्स्ट है, यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये बहुत अच्छा तो नहीं, काम चलाओ पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जिस पर्पस से हम स्टैट्स पढ़ रहे हैं
यहाँ पे वही चीज आपको पॉइंट्स में दी गई है। पॉइंट्स में क्या क्या दिया गया, ध्यान से सुनना। स्टैटिस्टिक्स मोस्ट एग्जैक्ट काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन बता देता है। मोस्ट एग्जैक्ट काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन मतलब वो सारी चीजें जिससे आपने कुछ रिजल्ट फॉर्म करनी। क्लियर। नेक्स्ट, इट फोर्सेस अस टू डेफिनिट एंड एग्जैक्ट इन आवर प्रोसीजर। हमने ढेर सारे प्रोसीजर अपनाए थे, ढेर सारे स्टैटिस्टिक्स लिए थे। अब मैं बोलता हूं कि अगर घर में 10 पर्सन है, उसमें से 3 बुजुर्ग हैं और 2 बच्चे हैं। 3 बुजुर्ग हैं, 2 बच्चे हैं, और अगर आपको लगता है कि वहां पे मेडिकल हेल्प किसी को चाहिए, तो आप क्या रिजल्ट फॉर्म करेंगे? आप सिंपली वहां पे जो यंग है, जो फिट हैं, उन पे फोकस नहीं करेंगे, आप बुजुर्ग पे और बच्चों पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये हमको क्या बताता है? ये डेफिनिट एंड एग्जैक्ट, हमारे प्रोसीजर में डेफिनेट एंड एग्जैक्ट हमको करने की कोशिश करता है। क्लियर है मेरी बात? जैसे कि अगर आपको किसी वाउंड का या फिर किसी भी कट का ट्रीटमेंट करना हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं? नॉर्मल सा हम उसको सबसे पहले क्लीन करते हैं, क्योंकि हमारा स्टैट्स हमको यही सिखाता है। ये काफी लंबे टाइम से एक्सपीरियंस में ये देखा गया है कि सबसे पहले आप उसको क्लीन कीजिए, देन उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। तो ये हमको डेफिनेट एंड एग्जैक्ट बनाता है हमारे प्रोसीजर पे। क्लियर। नेक्स्ट, ये हमको हमारे जो रिजल्ट हैं उसको समराइज और मीनिंगफुल बना देता है, कन्वीनियंट फॉर्म, समराइज्ड एंड मीनिंगफुल। क्लियर। और यही ढेर सारे डॉक्टर्स करते हैं, उनका ढेर सारा एक्सपीरियंस होता है, उन एक्सपीरियंस का वो स्टैट्स बनाते हैं। उन्होंने देखा कि हाँ जी, हमने कितने लोगों का अभी तक ट्रीटमेंट किया है? 100 लोगों का। तो 100 लोगों में कॉमन फैक्टर क्या नजर आया कि वो सारे किसी पर्टिकुलर डिसीज से सफर कर रहे थे। तो उस पर्टिकुलर डिसीज को ट्रीट करने का उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोसीजर बना दिया। तो पर्टिकुलर प्रोसीजर बनाने के बाद आप भी उस चीज को फॉलो करने वाले हो। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट है, इट इनेबल अस टू ड्रॉ जनरल कंक्लूजन। जनरल कंक्लूजन, अगर मैं बोलूं कि मुझे अभी खांसी हो रही है, नोज बह रही है और वीकनेस नजर आ रही है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि आई एम कोरोना पॉजिटिव। तो दिमाग में तो यही आएगा। क्यों? क्योंकि जनरल कंक्लूजन यही है कि जो कोरोना के सिम्टम है वो मुझ पे नजर आ रहे हैं। तो आप मुझे सीधा सीधा आईसीयू में एडमिट नहीं करने वाले। आप मुझे क्या बोलोगे कि भाई साहब आप अपना एक कोरोना टेस्ट करवा दीजिए। तो हम जनरल कंक्लूजन में पहुंचते हैं स्टैट्स के थ्रू। नेक्स्ट है, ये हमको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर। अगर आपके पास टेस्टिंग की कोई मेथड नहीं है या फिर कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, तो फिर भी आप किसी पर्टिकुलर चीज को मेरे बारे में जान के, मेरे हेल्थ के बारे में या फिर मेरे सिम्टम्स के बारे में जान के आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मैं इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से या फिर इस डिसीज से मैं ग्रसित हूं, मुझे आप मेडिसिन प्रीफर कर सकते हो। क्लियर। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे फीवर लग रहा है, क्लियर, साथ ही साथ बॉडी पेन भी है, क्लियर, और साथ ही साथ वीकनेस भी आ रही है, तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ, ये पर्सन, चूंकि ये सारे सिम्टम बाकी 100 लोगों में दिखाई दिए थे, तो इस पर्सन के भी चांसेस हैं कि वो उसी डिसीज से सफर कर रहा है जो बाकी जो पर्सन है, बाकी जो 100 पर्सन है उससे सफर कर रहे थे। तो आपने एक प्रेडिक्शन किया, आपने टेस्ट अभी तक नहीं किया है, बट आपने प्रिडिक्ट कर लिया, प्रिडिक्शन कर लिया, पहले से आपने प्रोबेबिलिटी बना ली यहां पे। क्लियर। नेक्स्ट है, इट enables us to analyze some of the causal factor underlying complex event। कैजुअल फैक्टर जो सब में अप्लाइड है, उन फैक्टर को जानने के लिए भी आप स्टैट्स अप्लाई कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पे स्क्रीन में जो आप लोग को फोटो दिख रहा है या फिर मैं बोलूं जो टेक्स्ट दिख रहा है, उसका अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आप पॉइंट्स को प्रॉपरली अपने नोट्स पे पुट डाउन कर सको। क्लियर। मैं आगे चलता हूं बेटा। क्लियर। यहां पे 2 यूज बताया गया है स्टैटिस्टिक्स का। बेसिकली यूज के 2 कैटेगरी बताए गए हैं। क्लियर। यहां पे सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव और दूसरा है इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा पे काम कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा पे जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और जब हम उससे कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, जब हम उससे, उस डेटा से, जो डेटा हमको प्रोवाइडेड है, उस डेटा से जब हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। स्टैटिस्टिक्स को शॉर्ट में आप स्टैट्स बोल सकते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। क्लियर है? अब आगे सुनिए, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस। स्टैट्स को जब एनालाइज करते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंस होता है, ये सारे पॉइंट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
देखेंगे जरा हम क्या करते हैं, लार्ज मास ऑफ डेटा को अंडरस्टैंडेबल एंड मीनिंगफुल फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं। लार्ज मास ऑफ डेटा को हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडेबल एंड मीनिंग फॉर्म पे कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये कैसे करते हैं, सपोज अभी 10th एंड 12th का रिजल्ट आया, क्लियर, और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहां जहां 10 से ज्यादा 10 या 22 अबव बच्चों ने 90 प्लस स्कोर किया, 90% से जिनका ज्यादा आया, क्लियर। स्कूल में बच्चे कितने थे, 100 थे, इसमें से 20 बच्चों ने 90 या 90 से अबव लाया। ऐसे स्कूल हमारे भिलाई में या फिर हमारे एरिया में 5 स्कूल ऐसे। तो हमने पूरे इन स्कूल्स के लिए या पूरे स्टूडेंट्स के लिए एक नॉर्मल फिनोमिना बना लिया कि ये स्कूल जो 5 स्कूल हैं जहां पे 90 प्लस या 90 अबव स्कोर बच्चों ने किया है, वहां पे उनका रिजल्ट या उनका स्कूल का जो रेपुटेशन है, स्कूल की जो स्टेटस है, वो ज्यादा अच्छी है अदर स्कूल से। तो अपने लार्ज मास ऑफ डेटा से एक पर्टिकुलर एक कंक्लूजन निकाल लिया जो कि अंडरस्टैंडेबल था। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स मेक एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन पॉसिबल। बेसिकली मैं आपको सच्ची बोलूं तो ऊपर में जो हमने रीड किया था, हम उसी को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंस और यही यूजेस। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स एनालाइज फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैजुअल फैक्टर अंडरलाइंग कॉम्प्लेक्स फेनोमेना। सेम चीज हमने ऊपर में डिस्कस की थी। स्टैटिस्टिक्स एनालाइज एड्स द ड्राइंग ऑफ रिलायबल इन्फ्रेंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन डेटा, जिसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एनालाइज आल्सो हेल्प मेकिंग एस्टिमेशन। इसको हमने बोला था कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, एस्टिमेट लगा सकते हो, प्रिडिक्शन कर सकते हो। और जनरलाइजेशन मतलब किसी चीज को सामान्य वे पे, नॉर्मल वे पे ले लेना, क्लियर। तो जो नॉर्मल वे पे रैंडमली नहीं लेना है, आप किसी अपने एक्सपीरियंस से अपने स्टैट्स को यूज करके किसी चीज को नॉर्मली किसी पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है statistics analyze is useful for assessing the significance of a specific sample result and under assumed population condition। यहां पे ये बोला गया है मेरे बच्चों कि जब हम सैंपल लेते हैं, जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को एनालाइज कर रहे होते हैं, जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो वहां से अगर हमने सैंपल निकाला है तो वो सैंपल बाकी सारे जो पॉपुलेशन मतलब पूरा, और सैंपल मतलब उस पूरे में से कुछ जो उन पूरे को प्रेजेंट करेगा। क्लियर है मेरी बात। तो जो सैंपल है वो प्रॉपरली उनको प्रेजेंट करना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? अब हम समझते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप मतलब होता है कि स्टैटिस्टिक्स कहां कहां अप्लाई होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टैट्स है हर जगह अप्लाई होता है। हालांकि आपका फील्ड मेडिकल फील्ड है, तो आपको मेनली फोकस करना है उस पर। बस इस चीज को समझना है कि स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहां कहां है, और मैं बोलूं प्रैक्टिकली बेसिकली वो कहां कहां पे मेजरली यूज किया जाता है, हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स एंड इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल, कंज्यूमर की डिमांड और कंज्यूमर की जो फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड करने के पर्पज से जो चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए उनके बारे में स्टैट्स बनाया जाता है। तो हम स्टैटिस्टिक्स को वहां पे इन्वॉल्व करते हैं इंडस्ट्री में। क्लियर है मेरी बात, हाँ या ना? एक बार चाहे तो आप स्क्रीन से इसको आराम से रीड कर सकते हैं। बेसिकली इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है और प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट होता है, परचेसिंग डिपार्टमेंट होता है। तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किया जाता है। जैसे परचेसिंग डिपार्टमेंट ने किसी मीडियम कैटेगरी के गुड्स परचेस किए, उसका प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग करने के बाद फिनिश्ड गुड्स बनाया, तो वो जो फिनिश्ड गुड्स बना है वो उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को, जो स्टैंडर्ड्स कंपनी या इंडस्ट्री चाहती थी, उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाई। तो आपका स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है कि हमने उस सप्लायर से 5 बार ये गुड्स परचेज किया था, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू परचेज गुड्स फ्रॉम दैट स्पेसिफिक सप्लायर। तो ये आपने अपने स्टैटिस्टिक्स से या मैं बोलूं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज गेन की हुई है। नेक्स्ट देखिए जरा, स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमर्स। मेरे बच्चे ये दोनों तो भाई बहन हैं, ये ब्रदर है, सॉरी कॉमर्स ब्रदर है और स्टैटिस्टिक्स ये सिस्टर है। मेरे बच्चे जब कॉमर्स या फिर मैं बोलूं इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो स्टैटिस्टिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हमको कौन सी कैटेगरी के गुड्स चाहिए, अब इसके लिए ये भी एग्जांपल ले सकते हैं
कि हमारे मार्केट में डिमांड क्या है। तो डिमांड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे कस्टमर, सारे कंज्यूमर के डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा कि उनकी बेसिकली डिमांड या उनका टेस्ट कैसा है। अकॉर्डिंगली मैं अपना बिजनेस को ड्रॉ करूंगा। अब मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं जंगल में एक ब्रांडेड शू का शोरूम ओपन करने वाला हूं। अब आप मुझे बताइए कि 2 साल बाद मेरी कंडीशन क्या होगी। सिंपली 2 साल बाद मैं पूरे के पूरे लॉस में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जंगल में या फिर उस रूरल एरिया पे उन ब्रांडेड शूज की, ब्रांडेड क्लॉथ्स की डिमांड है ही नहीं। तो यहां पे मैंने क्या किया, सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया। डेटा को कलेक्ट करने के बाद कंक्लूजन निकाला कि हाँ जी, यहां पे जो कंज्यूमर है, यहां पे जो कस्टमर है, वो मीडियोकर है या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मेरा शोरूम उनके एरिया में नहीं होगा। मैं ऐसे एरिया में अपना शोरूम स्टैब्लिश करूंगा जहां पे अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास या फिर हाई रिच पर्सन जहां पे बिलोंग करते हैं, जहां पे रिसाइड करते हैं। क्लियर है? हाँ जी। अब आगे चलेंगे, देखेंगे जरा स्टैटिस्टिक्स एंड एग्रीकल्चर। स्टैटिस्टिक्स एंड एग्रीकल्चर, स्टैट्स एंड एग्रीकल्चर में हमको यह भी देखना है कि हमारी जो फसलें, हमारी जो उपज है, हमारा जो अनाज है, वो स्टैट्स के लिए, उसमें स्टैट्स का क्या रोल बनता है। क्लियर? तो स्टैट्स का ये रोल बनता है, जैसे अगर हमको अपनी फार्म की, अपने खेत की जीडीपी जानने की, हमने कितना प्रोड्यूस किया, हमने कितना उसमें से अनाज निकाला, तो हमको ये पता चलता है कि 1 एकड़ में हमने मान लो 10 क्विंटल अनाज पैदा किया। क्लियर? हमको जरूरत है 20 क्विंटल की, तो जाहिर सी बात है मुझे कितने जमीन या कितने खेत की जरूरत पड़ेगी, 2 खेतों की जरूरत पड़ेगी, 2 या मैं बोलूं 20 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। यहां पे आप लोग एक बार रीड जरूर करना, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, one of the stats tool developed by Professor R.A. Fisher. R.A. Fisher plays a prominent role in agriculture experiment. In test of significance based on small samples, it can be shown that statistics adequate to test the significance difference between two sample means. अब यहाँ पे एक R.A. Fisher ने एक छोटी सी बात रखी थी कि अगर हम पैडी उगा रहे हैं, मतलब धान उगा रहे हैं, तो धान के आप लोग को अच्छे से पता है डिफरेंट कैटेगरी होता है। क्लियर? और डिफरेंट कैटेगरी में उपज या फिर उनका प्रोडक्शन भी डिफरेंट बेस पे होता है। क्लियर? तो वहां पे हमको स्टैट्स की जरूरत पड़ती है कि हमारे धान के लिए, हमारी उपज के लिए, हमारे चावल, राइस के जो पैदावार है, उसके लिए कौन कौन से जो कैटेगरी के बीज हैं वो ज्यादा यूजफुल होंगे। इन सारी चीजों को जब अप्लाई किया जाता है एग्रीकल्चर फील्ड में, तो हम उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड एग्रीकल्चर का इंप्लीमेंट। क्या मेरी बात समझ में आती है? चलिए अब आगे समझते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड मेडिसिन। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको जानना समझना काफी ज्यादा जरूरी है, आपके सब्जेक्ट से ही रिलेट करता है। क्लियर? अब ऐसा होता है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो नया मेडिसिन बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी आज बनाती है कोरोना के लिए वैक्सीन या कोरोना के लिए मेडिसिन, तो वो क्या करने वाले हैं, वो ये करने वाले हैं कि 100 कोरोना पेशेंट लेंगे या फिर किसी 10 कोरोना पेशेंट या किसी जानवर पे वो अपने वैक्सीन का, अपने मेडिसिन को अप्लाई करेंगे और उससे एक रिजल्ट फॉर्म करेंगे। अब ये पता चला कि हमने 10 लोगों का ट्रीटमेंट किया, 10 लोगों को वैक्सीन दी, 10 लोगों को वो मेडिसिन दिया, उसमें से 8 लोग सक्सेसफुली रिकवर हो गए अपनी बीमारी से, 2 लोग नहीं हुए। तो इससे क्या रिजल्ट बनता है, हमको अब ये यहां पे ये चेक करने की जरूरत है कि उन 2 लोगों पे वो मेडिसिन या वैक्सीन काम क्यों नहीं किया। तो ये चीज कैसे पता चलेगी, उनसे हम डेटा गैदर करेंगे, पता करेंगे, उनकी मेडिकल हिस्ट्री पता करेंगे। मेडिकल हिस्ट्री पता करते हैं, इससे अपने को क्या पता चलता है कि उन दोनों को तो ऑलरेडी कुछ और प्रॉब्लम्स थी। दैट्स वाई वो जो हमारे मेडिसिन है या फिर हमारी जो वैक्सीन है उन पे ठीक ढंग से अप्लाई नहीं हो पाए। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी। स्टैट्स आपके मेडिकल लाइन में, मेडिकल फील्ड में कुछ इस तरह से रोल प्ले करने वाला है। हम आज अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, तो बस वीडियो को देख के आराम से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। बाद में इनके मेथड्स को और इनके सारे चीजों को, टूल्स को, प्रोसेस को, सारी चीजों को हम आराम से स्टडी करने वाले। एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। इनका तो बेटा चोली दामन का साथ है। इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम स्टडी क्या करते हैं, जीडीपी के बारे में, इनकम के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में, लोग कितना अर्न करते हैं, उनकी अर्निंग की स्टेटस क्या है, एक्सपेंडिचर का बिहेवियर क्या है। और जब हम बात कर रहे हैं लोगों का या फिर नेशन का, तो हमारा स्टैट्स वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? अगर मुझे अपने नेशन की जीडीपी जाननी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जानना है
कि मेरा कंट्री, मेरा जो देश है वो एक साल में कितना प्रोड्यूस करता है, कितना एक्सपोर्ट करता है, कितना इंपोर्ट करता है। उन सारे डेटा को मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह से, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पहले कलेक्ट करूंगा, ऑर्गेनाइज करूंगा, प्रेजेंट करूंगा, एनालाइज करूंगा, फिर उनका एक कंक्लूजन निकालूंगा। दैट इज वाई, और मेजरली इसी के हिसाब से हमारा बजट भी डिफाइन किया जाता है। और ये सारी चीजें आती हैं किसके, इकोनॉमिक्स फील्ड से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स के अंदर। क्लियर?